हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जैसे जैसे सेबी, जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जैसे प्रमोटर्स, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे मर्चेंट बैंकर, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रेगुलेटर, यानी कि कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर कौन है। ओके, है वो सेबी। सेबी इन द सेंस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, उसे कहते हैं सेबी। सेबी का ऑब्जेक्ट क्या है बीइंग अ रेगुलेटर? सबसे पहला ऑब्जेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना। स्टॉक एक्सचेंज इन द सेंस फॉर एग्जांपल एनएससी, पीएससी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल देना जिसके तहत सारे इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फिर रिटेल इन्वेस्टर है या फिर कोई भी, उनको डेटा जो है वो क्रिस्पी वे में मिल सके ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। ओके, इसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म देता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ऐसा पोर्टल है जहां पर लोग कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है। ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी, ये भी सेबी का ऑब्जेक्ट है। इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इन द सेंस रिटेल इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, उनका कैपिटल लॉस ना हो, ऐसे नॉर्म्स बनाना जिसके तहत बिना लर्न किए जो लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ओके, जिससे क्या होता है, उनका कैपिटल लॉस होता है। तो ऐसे रूल्स बनाना कि वो इंटरफियर नहीं कर सके, या फिर ऐसे ऐसे अवेयरनेस फैलाना जिससे उनको पता हो कि कहाँ रिस्क है, कहाँ उन्हें लेना चाहिए रिस्क, कहाँ नहीं लेना चाहिए। ओके, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन द सेंस हमें बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, उनको रेगुलेट करने का काम, उनको सुपरवाइज करने का काम भी सेबी के ऑब्जेक्ट में आता है। ओके, सेबी किसको किसको सुपरवाइज रेगुलेट करता है? स्टॉक एक्सचेंज को करता है, ब्रोकर एंड सब ब्रोकर को करता है। ऐसी फेयर प्रैक्टिसेस पे ध्यान देता है कि कोई मलाफाइड एक्टिविटी ना हो या फिर कोई ऑपरेटर्स गेम ना हो, कोई प्राइस को मैनिपुलेट ना कर सके। ओके, इसलिए बहुत सारे लोगों को वो अपने क्या करता है, रडार पे रखता है। ओके, स्मॉल इन्वेस्टर प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। स्मॉल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, ताकि वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है कि वो मार्केट को अच्छी तरह से डेवलप कर सके, कैपिटल फॉर्मेशन हो और इकोनॉमी की ग्रोथ हो। ओके, इसीलिए हर एक कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हर एक इन्फो, रूल्स, बायलॉज आरबीआई के कंसल्टेशन में सेबी गवर्न करता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी हेल्प करता है किस चीज में? हम जब अपने शेयर्स परचेज करते हैं तो उन्हें डीमेट फॉर्म में रखते हैं। ओके, सो उसी को हेल्प्स इन कीपिंग योर डिजिटल ट्रांजैक्शन सेफ एंड कन्वीनियंट, रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी के सुपरविजन में, सेबी के रेगुलेशन में डिपॉजिटरीज क्या करते हैं? आपके जो डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, उसे सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं, वो जो जगह होती है, ताकि हमारे साथ कोई हमारे शेयर्स के साथ कुछ फ्रॉड ना कर सके। ऐसे भी बहुत सारी हिस्ट्री है,
ब्रोकर्स की जो इन्वेस्टर के शेयर्स के साथ उन्होंने हेरा फेरी की थी। ओके, उसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने ऐसे रेगुलेशंस बनाए हैं जिसकी तहत क्या करते हैं, डिपॉजिटरीज वर्क करते हैं। ओके, अच्छा, कितने तरह के डिपॉजिटरीज हैं? वैसे बेसिकली तो दो है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है। NSDL in the sense National Securities Depository Limited and CDSL Central Depository Service India Limited। ओके, ये दो डिपॉजिटरीज हैं। अभी डिपॉजिटरीज का मेन रोल क्या होता है? जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं वो इनके अंडर में रजिस्टर होते हैं। ओके, ब्रोकर्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं इनके अंदर में, आइदर NSDL और CDSL। ओके, डिपेंड करता है कि वो ब्रोकर किस डिपॉजिटरी में रजिस्टर्ड है। हम डायरेक्टली डीमेट अकाउंट तो कहाँ ओपन करवाते हैं? डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें ब्रोकर की जरूरत होती है, लेकिन हम इनडायरेक्टली अपना अकाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, हम ओपन करवाते हैं डिपॉजिटरी को, आइदर CDSL और NSDL। ओके, अच्छा, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस एपिसोड में। कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है वो इन्हीं डिपॉजिटरी के थ्रू आता है, जिसमें लिखा होता है हमने कितनी क्वांटिटी के ट्रेड लिए हैं। ओके, क्वांटिटी का ट्रेड लिया है, अमाउंट मेंशन होता है, फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर होता है। ओके, सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। बीइंग ए जागरूक इन्वेस्टर आपको क्या करना होता है, उसे क्रॉस चेक करना होता है। ओके, अच्छा, ये अपार्ट फ्रॉम दैट ये कौन कौन सी सर्विस देते हैं? डीमटेरियलाइजेशन सर्विस, यानी कि हमारे शेयर्स को डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करके सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। ओके, रीमटेरियलाइज सर्विस, यानी कि अगर उसे डीमेट को फिजिकल शेयर में कन्वर्ट करना है वो सर्विस देते हैं। ओके, अच्छा, रीमटेरियलाइज कोई डीमेट फॉर्म की सर्विस को, डीमेट शेयर को फिजिकल शेयर में क्यों कन्वर्ट करना चाहेगा आज के दिन में? इन केस अगर कंपनी डिलिस्ट हो गई, आई मीन लिस्टेड नहीं हुई, बाहर हो गई, तो उसी सेंस में ट्रांसफर बिटवीन डिपॉजिटरीज के बीच में ट्रांसफर, ऑफ मार्केट ट्रांसफर, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद भी कोई ट्रांसफर करना हुआ। ओके, जैसे एएमओ क्या होता है हम आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, नॉमिनेशन सर्विस हो गया। अच्छा, नॉमिनेशन से याद आया, अगर आप छोटा से छोटा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक में अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं, एफडी ले रहे हैं, ओके, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल मार्केट, तो भी आप अपना नॉमिनी ऐड करते जाएं, क्योंकि ऑलरेडी एपिसोड अपलोडेड है बेस्ड ऑन नॉमिनी। ओके, नॉमिनी ऐड करना जरूरी है क्योंकि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपके ही लव्ड वंस को मनी को रिट्रीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है तब जब आपने उनके लिए बहुत मेहनत की होती है। उसके बाद भी किसी भी नॉमिनी को मनी को रिट्रीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ओके, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। कोलैटरल एंड मॉर्गेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारी सर्विसेज भी कौन देता है? डिपॉजिटरीज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है? ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन द सेंस ये मेंबर होता है डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी इन द सेंस CDSL, NSDL। ओके, आप इन द सेंस ये होता है हमारा ब्रोकर, जिसपे हम डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है। ओके, अच्छा, ये ब्रोकर जो है वो डिपॉजिटरी के, जिस डिपॉजिटरी के अंडर रजिस्टर्ड होता है वो उस हिसाब से हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट उस डिपॉजिटरी का आता है, आइदर NSDL और CDSL, डिपेंड्स। ओके, ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल। डिपॉजिटरी क्या करता है? एक्ट एज ए एजेंट टू द डिपॉजिटरी ब्रोकर। ओके, उसे कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन सिंपल सेंस। ऐसा ब्रोकर कौन कौन से होते हैं? ब्रोकर बहुत सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल, एंजल, ओके, और भी बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर भी है, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, या फिर ABM भी है, आदित्य बिरला। ओके, सो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, और ये सारे ब्रोकर्स जो है डिपॉजिटरी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट है
NSCCL एंड ICCL, ये क्या है? ये क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस इन द सेंस, आपने देखा होगा कि बैंक में हम जब डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो क्लियर होता है चेक। ओके, सो उसी तरह वहाँ का क्लियरिंग हाउस जो है बैंक इटसेल्फ है। यहाँ का जो कैपिटल मार्केट का जो क्लियरिंग हाउस है उसके लिए NSCL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड या इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, ये दो क्लियरिंग हाउस है। क्या करते हैं? स्पेशली क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन NSE और BSE। NSE और BSE के सारे ट्रेड्स हैं। आपने अगर NSE का स्क्रिप्ट लिया है तो NSE का स्क्रिप्ट को क्लियर करना, सेटल करना। अच्छा, सेटल इन द सेंस कहने का मतलब है सेटलमेंट प्रोसेस। सेटलमेंट प्रोसेस कितना होता है? T+2 यानी कि ट्रांजेक्शन प्लस 2 days, 2 वर्किंग डेज। ओके, कोई भी बाय या सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, सो उसी को सेटलमेंट कौन करता है? ये क्लियरिंग हाउसेस करते हैं। और अगर आपने BSE का स्क्रिप्ट लिया है तो सेम प्रोसेस, स्क्रिप्ट को क्लियर करना, उसे सेटल करना। ओके, ये सारे काम किसके हैं? क्लियरिंग हाउस के हैं। NSCCL सब्सिडियरी है NSE का, यानी कि NSE के सारे जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करती है, सेटल करती है NSCCL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और BSE की सब्सिडियरी है ICCL, यानी कि आपने BSE में जो स्क्रिप्ट लिए हैं उसको सेटल करने का, उसको क्लियर करने का काम इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करता है। ओके, नेक्स्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होता है? मार्केट पार्टिसिपेंट्स होता है जो लोग, जो अलग अलग कैटेगरी होती है जो कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। ओके, जैसे डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, हम और आप जैसे लोग, छोटी छोटी जिनकी अमाउंट होते हैं इन्वेस्टमेंट की, सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोडक्टिव सेंस। ओके, हाँ हाँ, हमें क्या कहते हैं? रिटेल इन्वेस्टर। ओके, रिटेल इन्वेस्टर। फिर है NRIs हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन है। ओके, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि इंडिया के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, इंडियन म्यूचुअल फंड हो गया है, हेज फंड हो गया, वगैरह वगैरह। डोमेस्टिक AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये रहा। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है एक ऐसा इन्वेस्टर जो क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके पास जो लोग क्या करते हैं? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टिंग इन अ कंट्री आउटसाइड इन वन इन विच रजिस्टर्ड और हेडक्वार्टर, यानी कि जो इंडिया से बाहर के लोग हैं, ओके, इन्वेस्ट करते हैं, बल्क में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, या इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ट्रस्टी हो गए, बैंक हो गए। इन लोगों के पास क्या होता है? कलेक्टिव स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, सो वो सब कैटेगरी क्या आती है? इंडिया के बाहर की है, तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। ये डेटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में डिसीजन लेने के लिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदारी कर रहे हैं या फिर व्हाट टर्म बिक्वाली कर रहे हैं। ओके, अगर खरीदारी करते हैं तो ज्यादातर मार्केट बुलिश हो जाती है। ओके, और अगर नहीं करते हैं, सेल करते हैं, तो बेयरिश हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी कभी ऐसे डेटा भी आते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसी जो उन्होंने जो सेल किया है उसी को बाय किया है, इसलिए बैलेंस हो जाता है। ओके, इट डिपेंड्स कि आपका डेटा किस सेंस में प्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? अ क्वांटिफाइड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर इन जनरल टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी अगर कंपनी के पास डेट है, कंपनी डेट में है, ओके, लेकिन डेट इन द सेंस हमेशा कंपनीज अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन तो लेती ही है। ओके, लेकिन उस लोन को कितना रिपे किया है, किस तरह से रिपे किया है, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को
अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को किस वे में अचीव किया है, वे ऑफ पेमेंट। ओके, उनका इन सिंपल वर्ड सिविल स्कोर क्या है। ओके, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं कि उनको रेट प्रोवाइड करती हैं, रेट प्रोवाइड करती है कि इस कंपनी का जो डेट है वो किस फॉर्म में कैसे कैसे दिया गया है, उसी को रेटिंग करती है। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नो डाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भी अपनी स्क्रिप्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होते हैं। ओके, आपने क्राइसिल का नाम सुना होगा, केयर का नाम सुना होगा, इकरा का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे एजेंसीज हैं जो इस तरह का काम करती है, क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है कंपनीज के लिए। अच्छा, ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें, हम ये फाइंड आउट करें कि वो कंपनी डेट के साथ है या डेट फ्री है। ओके, अगर कंपनी डेट फ्री होती है तो वो अपने प्रॉफिट को इन प्रोडक्टिव सेंस में यूज कर सकती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, उसे डेवलप करने में। ओके, लेकिन अगर कंपनी डेट के साथ है तो कितना भी प्रॉफिट अर्न करे, उसका सबसे पहला मोटो क्या होता है? डेट को पे करना। ओके, सो उसी सेंस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। ये इसलिए हम इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो रिपोर्ट है, जो रेटिंग है, सबसे पहले हम उसे देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में एजेंसीज ने इन कंपनीज को क्या रेटिंग प्रोवाइड की है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रमोटर। प्रमोटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। ओके, प्रमोटर वो पर्सन होता है जो स्टार्टिंग में आपकी कंपनी को फॉर्मेशन करने में और इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करता है। वो ट्रस्टवर्दी लोग पर्सन जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टिंग इन्वेस्टर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमने जब फेस वैल्यू डिस्कस की थी उस एपिसोड में प्रमोटर को डिस्कस किया था। ओके, प्रमोटर स्टार्टिंग में जो कंपनी फॉर्म हुई है उसको एस्टेब्लिश करने में, फॉर्म करने में और इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है। ओके, अब ये प्रमोटर इंजीनियर हो सकता है, ये प्रमोटर फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, उन्हें कहेंगे हम प्रमोटर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं फंडामेंटली, तो ये कहा जाता है कि जिस कंपनी के शेयर्स की होल्डिंग ज्यादातर प्रमोटर्स के पास होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उस कंपनी के ज्यादा अच्छे होते हैं, बिजनेस आइडिया उस कंपनी की ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर का ज्यादातर इंटरेस्ट उस कंपनी में होता है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग छोड़ रहा है, इसका मतलब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, कंपनी में कुछ इश्यू है। ओके, सो इन्वेस्टर्स का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि वो ऐसे कंपनीज जहां पर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग छोड़ रहे होते हैं उनसे दूर रहें। ओके, नेक्स्ट वन इज मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या करता है? मर्चेंट बैंकर हमें सर्विस देता है, कंपनीज को सर्विस देता है, अंडरराइटिंग करता है, लोन सर्विस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एडवाइजिंग देता है, फंड रेज करता है। फंड रेज इन द सेंस, जैसे कि कंपनी को अगर फंड रेज करना है कैपिटल मार्केट से, आईपीओ लाना है या एफपीओ लाना है। ओके, आईपीओ एफपीओ इन डेप्थ डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाले एपिसोड में, फिलहाल तो इनिशियल पब्लिक ऑफर है। ओके, सो उसमें कब प्रोस्पेक्टस कैसे बनाना है, बिजनेस मॉडल में आइडिया कैसे रहेगा, देन एजेंडा क्या होगा, सारी जो प्रोसेस है एक आईपीओ के, उसको सही तरीके से एडवाइस करना, फॉलो अप करना कंपनीज को, ये मर्चेंट बैंकर करता है। ओके, फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन चेज है, सिटी ग्रुप है, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ओके, सो मर्चेंट बैंकर एक एजेंट का काम करता है कंपनीज के लिए, ताकि वो कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर सके, वो सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनीज को। ओके, नेक्स्ट टर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं? वो टेक इन्वेस्टर कैपिटल एंड पुट इट टू द वर्क इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे कैपिटल लेती है और इन कलेक्टिव सेंस में, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत उसे इन्वेस्ट करती है। ओके, दे में इंक्लूड स्टॉक भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, रियल एस्टेट इन द सेंस, रीट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। रीट्स यानी कि रियल एस्टेट की छोटी छोटी यूनिट्स होती है। ओके, उसमें भी कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, प्लस डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम मिलता है।
रेंटल इनकम मिलता है। ये सारी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, मैं सिर्फ रीड्स का बता रहे हैं अभी हम लोग कि वो अच्छे अच्छे लोकेशन में कलेक्टिवली जो इन्वेस्टर से कैपिटल रिसीव किया है, कलेक्टिवली एक अच्छी लोकेशन में इन्वेस्ट करती हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करती हैं उसमें, और उसमें बहुत सारे लोगों को रेंट पे देती है। ओके, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। ऑन एन एवरेज अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो 15% एनुअल वैल्यू के हिसाब से बढ़ती है, ग्रोथ होती है, हमें कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, अगर रीट्स में कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है तो ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बढ़ भी जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग उसमें रहते हैं, कमर्शियल अगर प्रॉपर्टी लिया है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो लोग रहते हैं उसका क्या होता है, रेंट भी आता है। ओके, ये रेंट जाता है इन्वेस्टर को ओके, इन द फॉर्म ऑफ, हम जैसे हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है टाइम टू टाइम, उसी तरह हम इस रेंटल इनकम को डिविडेंड समझ सकते हैं। ओके, डिविडेंड समझ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर आती है, जिससे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, अच्छा इसका एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। ओके, ये सारे म्यूचुअल फंड है, और भी बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जिसके तहत कलेक्टिव स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट होती है। ओके, रीट्स एक उसका एग्जाम्पल है। सो ये सारे टर्म्स हमने आज डिस्कस कर लिए। कौन कौन से टर्म्स हमने डिस्कस किए, हमने सेबी डिस्कस किया, डिपॉजिटरीज डिस्कस कर लिया है, फिर हमने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स देखा, एनसीसीएल देखा, आईसीसीएल देखा, क्लियरिंग हाउसेस, मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखे, कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देखी जो रेट प्रोवाइड करती है कंपनीज को, प्रमोटर्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, मर्चेंट बैंकर डिस्कस किया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज डिस्कस की। ओके, सो आज के एपिसोड में हमने ये सारे टर्म्स डिस्कस किए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इन्वेस्टर के लिए ये जानना कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये सारी वर्ड भले ही आपको आज बोरिंग लगे हो, लेकिन अगर आपने कहीं न्यूज़ में सुना है या फिर कहीं कोई न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में वो डेटा क्या कर रहा है, ये टर्म्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे टर्म्स आपको हेल्प करेंगे उस न्यूज़ को या फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करने में, समझने में, और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे और मार्केट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, इनफ फॉर द डे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनर्वस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।